हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का पांचों चैप्टर का आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियोस में आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। फिर लास्ट में आपको सॉफ्ट कॉपी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस पर। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से विद आंसर्स भी है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स वे सेटअप इन 1815 यूरोप। मतलब किस तरह की गवर्नमेंट सेटअप हुई थी यूरोप में 1815 में। तो वो गवर्नमेंट थी आपका ऑटोक्रेटिक। ठीक है, एक तरह से क्या होता है कि पूरी पावर एक आदमी होता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है गवर्नमेंट, फिर अपने तरीके से वो काम करता है। एक तरह से ऑटो मतलब होता है सेल्फ गवर्न एक तरह से। तो इस तरह से गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई थी यूरोप के अंदर में, तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एक तरह, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप जब राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में देखिएगा तो आपको एक फिगर दिखाई देगा, ठीक है, जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिखाई देगा, उसके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं एक तरह से, तो एक प्रिंट पेंटिंग्स दिखाई देंगे। तो ये दिखाया जा रहा है एक तरह से, जो स्टैच्यूज हैं फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग अ ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग, उस तरह से लिए हुए हैं लोग हाथ में। एक तरह से नए वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है कितना डेवलप हो चुका है एक तरह से कंट्री। नेशनलिज्म को भी इस पिक्चर के जरिए से दिखाया गया है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो प्रिंट है किसने तैयार किया, तो आपको फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स, नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन। तो आपको पता है कि फ्रेंच आर्मी जो थी, नेपोलियन कहाँ के, तो फ्रांस के थे, तो फ्रेंच आर्मी मूव कर रही थी हॉलैंड की तरफ, बेल्जियम की तरफ, स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो वो टाइम था 1719 में। यही स्टूडेंट्स नेपोलियन से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय नेपोलियन। जो नेपोलियन ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए। ऐसे भी रिफॉर्म्स या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेपोलियनिक कोड क्या था, या तो सिविल कोड ऑफ 1804 आपसे पूछा जाएगा। तो जब मैं चैप्टर समझाऊंगा वहां पे आपको बता दूंगा कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। फिलहाल इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है नेपोलियन इन्वेड हमला कब किया था इटली में। तो एग्जैक्ट ईयर आपके बुक में नहीं है, 1790s। तो 90s का मतलब होता है 1790 से लेकर स्टूडेंट 1799 के बीच में आपका हमला किया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त स्टूडेंट्स, हु वाज प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब डिक्लेयर्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली 1861। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यूनिफिकेशन ऑफ क्या हुआ था, इटली हुआ था। तो लास्ट में जो किंग बनाया गया था वो आपका लास्ट, और ये ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल क्या है, सेकेंड। इस इटली को बनाने में आप जब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो माजिनी का बहुत बड़ा रोल था, कैब्यूर जो चीफ मिनिस्टर्स थे इनका भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था, गैरिबाल्डी का कंट्रीब्यूशन था। इन सब के बारे में लॉन्ग में आपसे जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझाऊंगा तो वहाँ मैं डिटेल्स में बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे कि लास्ट में जब इटली पूरा स्कैटर्ड अवे थे कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड हो गया था इटली, तो कैसे यूनाइट हुआ, कैसे एक साथ मिलाया गया, उसको यूनिफिकेशन कैसे कंप्लीट हुआ, तो एक लॉन्ग में क्वेश्चन आपसे आता है। फिलहाल यहाँ पे किंग लास्ट में जब यूनिफाइड हो गया तो विक्टर इमैनुअल को किंग डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। तो ये तो बस नाम याद करना है, फ्लिप विट करके है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हु सेड फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। एक स्टेटमेंट आपके बुक में दिया होगा, जब इसको पढ़िएगा, ये स्टेटमेंट किसका है, वो कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका था ड्यूक मैटरनिस का।
तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। तो क्या 18th सेंचुरी में पोलैंड के साथ क्या हुआ? तो पोलैंड अचीव इंडिपेंडेंस हुआ। क्या पोलैंड कैम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया कंट्री में आ गया, यानी रशिया का पार्ट बन गया, रशिया बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी? तो आपका ऑप्शन सी तक भी सही नहीं है। ऑप्शन डी क्या हुआ, पोलैंड वाज पार्टीशन, 18th सेंचुरी में पार्टीशन हो गया था बाय 3 ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इसको पार्टीशन कर दिया गया था, बिल्कुल अलग कर दिया गया था। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो आपको पता है एक जैसे इटली का यूनिफिकेशन में आपको बताया है, उसी तरह से एक यूनिफिकेशन ऑफ आपका जर्मनी पढ़ना पड़ेगा। जैसे और बिस्मार्क ने प्रूशियन आर्मी के हेल्प से कैसे 3 वार्स लड़ा 7 साल के अंदर में, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। तो वो प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, मैंने ब्लड एंड आयरन भी इन्हें कहा जाता है। तो बिस्मार्क का बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया कि माजिनी, गैरिबाल्डी, कैब्यूर, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर याद आपको रखना पड़ेंगे यूनिफिकेशन इटली में। उसी के लिए उसी तरह अगर आपको इसको याद करना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को, तो आपको बिस्मार्क का नाम जरूर याद रखना है एक तरह से। तो बिस्मार्क ने बहुत बड़ा एक लीडिंग रोल प्ले किया। फिर वही जो मैं अभी समझाया कि जब 3 वार्स हुए, 7 ईयर्स वार हुआ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी से, तो लास्ट में कौन से जीता? प्रूसियन की विक्ट्री हुई, यानी प्रूसियन आर्मी विन हो गई विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी की मदद से, और उसका लीडर कौन था? बिस्मार्क था। फिर लास्ट में है कि जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो गया तो किंग कौन बना? तो आपका कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया के जो थे वो आपके किंग बने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भले यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जर्मनी में बिस्मार्क का था, तो जैसे ही आप बिस्मार्क का नाम देखते हैं इसको टिक मत लगा दीजिएगा। प्रोक्लेम किसको इम्पेरर मतलब वहाँ का राजा किंग बनाया गया? तो कैसर विलियम फर्स्ट। उसी तरह इटली में कंट्रीब्यूशन किसी और का है, लेकिन लास्ट में जो किंग बन रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन बन रहा है? अभी मैं नाम बताया, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो 1861 में हुए थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अभी मैं बताया कि नेपोलियनिक कोड, जो एक सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, तो उसमें पूरे आप उसको रिफॉर्म्स को देखिएगा, तो उसमें से कहा कि इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं था? तो वो फीचर नहीं था प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। उन्होंने कहा था कि जितने भी प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ मिल रहे हैं वो सबको क्या किया था? उन्होंने ख़त्म कर दिया था नेपोलियन ने, ना कि आपके प्रिविलेज देने की बात कही थी। तो सबसे पहला अगर नेपोलियनिक कोड आप बुक में देखिएगा तो उसमें लिखेगा डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये फीचर नहीं था कि प्रिविलेज दिया जाएगा बर्थ के बेसिस पे। सारे फैसिलिटी जो मिलते थे कि आप क्लर्जी हैं, नोबिलिटी है, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द गिविंग टैक्सेस, आपको वोटिंग राइट्स, एक तरह से बहुत सारे फैसिलिटी विला हाउस में रहने पड़ेंगे। तो बाय बर्थ जो भी है वो आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। एक इक्वलिटी ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया नेपोलियन ने, और एक राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया? सिक्योर किया एक तरह से, और बोला कि लॉ के सामने में ऑल आर इक्वल। जैसे इंडिया में क्या स्टूडेंट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, राइट टू इक्वलिटी जो एक फंडामेंटल राइट है उसके अंदर, ठीक उसी तरह से था। किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आप राजा के बेटा हैं तो आपको ज़्यादा फैसिलिटी, अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो यू आर क्या है अकाउंटेबल, कि आपको फिर एक्सेसिबल है, आप उसी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट मिलेगा चाहे एक गरीब के बच्चे को अगर मिलेगा। फिर आपके बुक में एक ट्रीटी ऑफ वीना दिया हुआ है, तो स्टूडेंट मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ट्रीटी ऑफ वीना इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट। जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ जटली आपका जर्मनी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एक ट्रीटी ऑफ वीना इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रीटी ऑफ वीना में क्या हुआ था कि 1850 में कुछ यूरोपियन पावर्स थे, जैसे ब्रिटेन, रशिया था, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया था। ये सब ने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। और वीना में बैठ के इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था, एक तरह ट्रीटी साइन हुआ था। और इस ट्रीटी में ये किया गया था कि पहले देखे गए थे कि जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो जो बर्बन डायनेस्टी था, जो लुइस 16 इस फैमिली से बिलोंग कर रहा था, जो हटा दिया गया था, इसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया था। एंड द फ्रांस लॉस्ट द ट्रीटीज
इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जितने भी एरियाज को जीत कर अपने कब्जे में कर लिया था, इसको सबको छोड़ दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फॉर फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी फ्रांस का एक्सपेंशन हम ना करें, उसके चारों तरफ से स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि ताकि ये नहीं कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या आता है कि इसको होस्ट कौन किया था, जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। एक तो आता है कि ट्रीटी ऑफ वीना कब हुआ था, तो मैं आपके स्क्रीन पर लिख 1815 में, तो कोई ना कोई एक होगा मीटिंग को लीड करने वाले, होस्ट करने वाले। तो आपको पता है कि वीना में हुआ था, यानी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल वीना में। तो वहाँ का जो चांसलर ड्यूक मैटरनिस, इन्होंने क्या किया था, होस्ट किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन वेयर, यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन आपको पता है कि कब हुआ था, 1789 में हुआ था। तो क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, तो आपने देखा कि एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म होकर वहाँ पे रिपब्लिक आया था, ये भी सही है। ट्रांसफर पावर टू बॉडी, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में पावर आ गई थी। एंड इट प्रोक्लेम डिक्लेयर दैट द हैंड्स फॉर पीपल वुड कंस्टिट्यूट द नेशन, यानी देश के लोग देश बनाएंगे और अपना भाग्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं, यानी जो पॉलिसी मेकिंग होगी, जो लॉज होगी, ये वहाँ के सिटीजन बनाएंगे एक तरह से। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। अब एक आपने देखा कि एक अब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, तो अब्सोल्यूट का लिटरल मीनिंग देखिएगा, अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, यानी अनलिमिटेड पावर उसके पास अगर दे दिया एक तरह से। तो ये कौन कौन करता था, एक मोनार्कल गवर्नमेंट के पास था, जैसे आपने देखा कि वहाँ पे लुइस 16 के पास था, लुइस 15 के पास था, 14 के पास था। तो ऐसे अब्सोल्यूट का मतलब आपको मोनार्कल गवर्नमेंट के तरह ही एक तरह से है वो। अब है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ आया। आपको पता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी, जो फ्रेटर्निटी वर्ड आया हुआ है, ये भी जो फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था, वहीं से हमने बोरो किया उस चीज़ को। तो एक लोगों के अंदर नेशनलिज्म आया, इक्वलिटी का, लिबर्टी, हमें तो आज़ादी चाहिए, हम किसी और का अंडर में क्यों रहें। एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड आया कि वी ऑल आर वन, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम सब साथ हैं एक। तो ये सारे जो सेंस दिया लोगों को, एक नेशनलिज्म जो देश जगह है लोगों के अंदर, वो एक किसको जाता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन में बहुत सारे आगे जो स्ट्रगल हुए, मूवमेंट हुए, सबको एक इंस्पायर किया है पूरे वर्ल्ड के लोगों को। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है, इससे नेशनलिज्म एक आया। नेक्स्ट है कि व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल सिंबलाइज। जैसे आपने देखा होगा कि मूवी के अंदर जब जज का फैसला सुनाया जाता है, तो एक लेडी होती है, आँख पे पट्टी बंधा हुआ होता है उसके, वो कहाँ आपने देखा, कोर्ट रूम में देखा है, तो वो जस्टिस से रिलेटेड है। यानी मेरे आँख बंधे हुए हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ सामने वाला अमीर है कि गरीब है कि कौन क्या है, सबके लिए एक, इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसको सिंबलाइज करता है, वो जस्टिस को डिनोट किया जाता है आपको वो ब्लाइंड फोल्ड, यानी आँख बंधे हुए लेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वीना। 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वीना, तो उसका मेन इंटेंशन क्या था स्टूडेंट, मोनार्की जो खत्म करके जो वहाँ पे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो दोबारा से उसको लाना, रीस्टोर का मतलब दोबारा से लाना उस तरह से। तो जैसे आपने देखा कि जो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन में, लुइस 16 जो था वो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो दोबारा से उसको गद्दी पे बैठा दिया गया। इसका एक मेन इंटेंशन था एक तरह से, जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था। अब ये था कि व्हाट वाज प्रोक्लेम जर्मन इम्पीरियलिस्ट यूनिफिकेशंस। तो जैसे ही जर्मन यूनिफिकेशन हो गया, तो प्रूशिया के जो किंग थे कैसर विलियम फर्स्ट, इनको क्या कर दिया गया, वहाँ के इम्पेरर डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड जर्मनिया सिंबलाइज्ड। जर्मनिया का मतलब होता है जर्मनी के लोगों को क्या कहते हैं, जर्मन नेशंस के लिए। जैसे नेपाली किसको बोलते हैं, द पीपल ऑफ नेपाल, ठीक है। तो उसी तरह से जर्मनिया जो सिंबलाइज्ड किया गया, जर्मन नेशन को, जर्मनी को एक डिनोट किया गया। ये था कि माजिनी कौन था, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था,
जिसने देखा कि सेक्रेट सोसाइटी को फॉर्मेशन किया था कार्बोनारी। दो और सोसाइटी बनाया था यंग इटली। स्टूडेंट्स, यंग इटली, यंग यूरोप, टू सीक्रेट सोसाइटी बनाया था मार्जिनी ने। जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा इसको तब वहाँ पे बताऊंगा इसके बारे में, मार्जिनी के बारे में। स्टूडेंट्स एक शॉर्ट नोट तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि मार्जिनी कौन था, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक रिवोल्यूशनरी था। जैसे इंडिया में हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्या थे, क्रांतिकारी लोग थे, गर्म मिजाज के लोग थे एक तरह से। तो उसी तरह से मार्जिनी वहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी था इटालियन, ठीक है, जो सेक्रेट सोसाइटी। क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते खुलेआम, तो छुप छुप के ट्रेनिंग देना एक तरह से। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में था तो ये लोग भी छुप छुप के ट्रेनिंग कर रहे थे, प्लानिंग करते थे। तो इस तरह से सीक्रेट सोसाइटी बनाया था इन लोगों ने। तो यंग इटली और यंग यूरोप ये याद रखिएगा। उससे पहले कार्बोनरी में उन्होंने बनाया था, उससे पहले वो मेंबर थे, खुद ये मेंबर थे कौन से सोसाइटी के, कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी के। नेम द कस्टम यूनियंस फॉर्म्ड बाय द प्रूसिया टू एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ क्या होता है, काइंड ऑफ टैक्स बैरियर होता है। तो आपको पता है कि बहुत तरह के करेंसी चेंज करने पड़ते थे। अगर कोई बिजनेस ज़्यादा 30 से 32 करेंसी कन्वर्ट करने होते थे तो एक यूनियन बनाया था कस्टम यूनियन ने, जो आपको ऑप्शन बी जोल्वेरिन दिखेगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हूँ मैं। 1834 में एक कस्टम यूनियन जिसको कहा गया जोल्वेरिन फॉर्म किया गया था प्रूसिया ने, जिसमें से क्या किया गया था, तो नंबर ऑफ करेंसीज जो थे वो 30 से 2 कर दिया गया था। अब देखिए बहुत सारे करेंसी, जैसे मानिए देवबंद से सहारनपुर जा रहे हैं, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, हर जगह करेंसी चेंज अलग अलग, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा बिजनेसमैन को। तो इसको ख़त्म करके 30 से 2 पर ला दिया गया था, एबोलिश कर दिया था यूनियन ने। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड दास बोल्क स्टैंड फॉर। तो दास बोल्क कहा जाता है कॉमन पीपल के लिए। तो थोड़ा सा यूरोपियन टर्म है, थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विथ रेफरेंस। तो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड कौन सा सही है, तो रोमांटिसिज्म एक स्टूडेंट्स क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था, जो एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था। जैसे देखा होगा कि इंडिया में भी कुछ पोएट्स, कुछ शेर व शायरी, कुछ कविता लिख के, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक देशभक्ति जगाया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से पोएट्स क्या करते थे, क्या एक इमोशन के साथ खेलते थे, एक तरह से एक नेशनलिज्म में इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्टूडेंट्स। तो कल्चरल मूवमेंट से रिलेटेड था रोमांटिसिज्म आपका। हु वेयर द जंकर्स। तो जंकर्स आपको कौन से, लैंड ऑनर्स को कहा गया, जैसे जमींदार कहा जाता है, लैंड लॉर्ड कहा जाता है, तो इनको कहा गया, प्रूसिया के जो लैंड जमींदार थे उनको जंकर्स कहा जाता था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन। इराक जो यूरोप के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो बाल्कन था। तो बाल्कन स्टूडेंट्स क्या है, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है बाल्कन जोग्राफिकल। इस बाल्कन के अंदर समझिए कितना बड़ा स्टेट्स है कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटिया, कुस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, इस सारे लोगों को कंबाइंड एक तरह से कहा जाता था। तो इस तरह से आपका नेशनलिज्म यूरोप कंप्लीट हुआ। इसका सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत जल्द आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का भी MCQ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।